चलिए, आज हम लोग तीन सवालों पर बात करेंगे और जो भी लोग जुड़े वो पहले बता दें कि सब कुछ लाइट वगैरह ये सब प्रॉपर है। ठीक है। साउंड लाइट सब कुछ प्रॉपर है, ये आप लोग सुनिश्चित कर लें। ठीक है, चलिए। आज हमने तीन सवाल रखे हैं। एक जुड़ के बताओ, इसमें बोलना आवाज सही है कि नहीं। ठीक है, देखिए, एक तो हम लोग बात करेंगे, एक इतिहास पे बात कर लेते हैं। आज मध्यकाल का एक सवाल उठा लेते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आ चुका है लेकिन आपके सिलेबस में है और महत्वपूर्ण है। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब, ये इन्हीं के ऊपर सवाल आने की संभावना रहती है। सूफी और भक्ति पे अगर आप मेडिवल से मतलब में रुचि रखते हैं तो मेडिवल में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से सवाल बनने के चांस हैं और सवाल कौन से क्षेत्र के ऐसे हैं जिन पर अंक अच्छे आने की अच्छी संभावना है। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है ना। चलिए, तो देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि तुर्कों मध्यकाल में जो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है कि एक नई प्रकार की सत्ता आती है और केंद्रीकृत सत्ता वो स्थापित करने में सफल होते हैं। तो तुर्क भारत में जब आते हैं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों में बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। तो एक तो इंडो इस्लामिक संस्कृति, जिसमें तुर्कों के भारत में आने पर किस तरह से वो भारत में एक नवीन आर्किटेक्चर, वास्तुकला की नई शैली लाए, जो भारत की पुरानी जो शहतीर पद्धति थी उससे अलग थी। वो मेहराब और गुंबद वाली तकनीक लेके आते हैं। तो उस मेहराब और गुंबद और भारत के जो शहतीर और धरणी जो वास्तुकला की शैली है, इन दोनों का मिश्रण भारत के वास्तुकला में जिस तरह से कलात्मक अभिव्यक्तियां की जाती हैं उनका, और इन वो इस्लामिक पद्धतियों का जो मिश्रण होता है, इसको ही हम लोग इंडो इस्लामिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो अगर इंडो इस्लामिक संस्कृति से सवाल आ जाए तो इसमें अच्छे अंक आने की संभावना है। इस पर हम लोग एक दिन डिस्कस कर लेंगे कि इंडो इस्लामिक कल्चर, ये बैकलॉग में एक बार आया हुआ है, बैकलॉग के सवाल में, कि और आपके सिलेबस में भी है इंडो इस्लामिक वास्तुकला और कला का विकास। तो इसमें आपको वास्तुकला, कला और भाषा और संस्कृति में जो इंडो तुर्कों के आने के कारण जो मिश्रण हुआ उसको इंगित करना है। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों के मामले में ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहली बार वो माप के आधार पर भू राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करता है। फिर वो बाजार नियंत्रण की एक पद्धति लेकर के आता है, प्रणाली लेकर के आता है। तो इसलिए भू राजस्व की दृष्टि से या उसके आर्थिक संदर्भ में जो उसने रेगुलेशंस किए, जो नियंत्रण किए, इस दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उससे सवाल आने की संभावना है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक,
वो एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके समय में तुर्क जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचते हैं और एक तरह से दिल्ली सल्तनत का वो हाइट होता है, लगभग समूचा उत्तर भारत, यहाँ तक कि देवगिरी का दक्कन तक पूरे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। और यही वो समय है जब बड़े पैमाने पर विद्रोह भी होते हैं। विद्रोह क्यों होते हैं ये सारा, और मोहम्मद बिन तुगलक कुछ ऐसे इनोवेटर, नवीन अनूठे प्रयोग करता है जिससे जो सारे प्रयोग हालांकि असफल होते हैं लेकिन वो बहुत मामले में समय से आगे के होते हैं। तो उन पर सवाल बनता है। आपके सिलेबस में टॉपिक है कि मोहम्मद बिन तुगलक और उसके यूटोपियन आइडियाज। यूटोपियन का मतलब होता है एक स्वप्नदर्शी, मतलब अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाले उसके आइडियाज थे, विचार थे। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद आप आएंगे मुगल काल। तो मुगलों के समय में अकबर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जागीरदारी व्यवस्था लाते हैं, मनसबदारी व्यवस्था लाते हैं, जिसके कारण वो मुगल साम्राज्य बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है। अकबर की धार्मिक नीति बहुत चर्चित है, उस पर सवाल आने की संभावना रहती है। अकबर का भू राजस्व व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ठीक अकबर के पहले शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी पे आज हम एक छोटी सी चर्चा कर लेंगे, और एक पॉलिटी पे एक सवाल जो टिप्पणी में पूछा जा चुका है वो फुल में पूछा जा सकता है, तो उस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेंगे। चलिए, तो हम लोग हिस्ट्री, इतिहास से शुरू करते हैं। ये शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में एक जो सीधा सीधा सवाल आया है, और सवाल जब भी आएगा तो यही सवाल आएगा, इसके अलावा इसी की भाषा को बदल के सवाल आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है शेरशाह सूरी, उसकी उपलब्धियां और उसकी देन, ठीक है। शेरशाह सूरी, हिज अचीवमेंट्स एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो उसकी यही, और वो इतिहास में इन्हीं दो वजहों से जाना भी जाता है। तो देखिए, इसमें आप सवाल आया है सीधा सीधा कि शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और उसकी देन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो मैं बार बार एक बात आप लोगों से कहता हूं कि बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको अंडरलाइन करना है। तो क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और उसकी देन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो शेरशाह सूरी को घेरना है, उसकी उपलब्धियां उसको घेरना है, उसकी देन उसको घेरना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन इसको घेरना है। अब देखिए, उपलब्धि और देन ये दो अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन और लिखा है या नहीं लिखा है, तो इसलिए उपलब्धि और देन ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं इसको बहुत सरल अगर भाषा में आपके सामने रखूं, तो जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी टॉप कर जाते हैं और बहुत तरह की उलझने होती हैं, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, उसके बावजूद भी आप किसी कंपटीशन में झंडा गाड़ देते हैं, सफल हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे यार बताओ, कितनी विपरीत परिस्थितियों में इस आदमी ने ये सफलता हासिल की, तो ये उसकी उपलब्धि है, ठीक। और आप सफल, आप किसी पद पे जाने के बाद समाज को कोई योगदान नहीं करते, तो कहने का मतलब है कि आपने उपलब्धि तो बहुत हासिल की लेकिन आपका योगदान शून्य रहा, ठीक है। तो उपलब्धि एक अलग चीज है, और उपलब्धि एक अलग चीज है, और देन एक अलग चीज है, ठीक है। रहिए लाइन पे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और उसके देन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो उपलब्धि आप पहले बताएंगे, और उसके बाद देन बताएंगे, और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन मतलब प्लस और माइनस बताएंगे। मतलब इसके पॉजिटिव
पहलू और इसके नेगेटिव पहलू, और फिर लास्ट में एक बैलेंस्ड, एक संतुलित निष्कर्ष देंगे। तो देखिए, आप शेरशाह सूरी की उपलब्धि को किस तरह से देखेंगे? तो आप देखेंगे कि बिना किसी शाही पृष्ठभूमि के एक साधारण सैनिक की हैसियत से दिल्ली के तख्त पे पहुंच जाना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटे से जागीरदार का पुत्र, जिसको जागीरदारी भी नहीं मिलती है फाइनली, ठीक है, और वो मुगलों में सैनिक के पद पर भर्ती होता है। तो सैनिक के पद से दिल्ली के गद्दी पर बैठना, ये एक उपलब्धि है और बहुत बड़ी बात है। किसी रॉयल बैकग्राउंड से नहीं है, वो किसी बादशाह का पुत्र नहीं है, लेकिन एक साधारण स्थिति से वो दिल्ली के तख्त पर बैठता है, तो ये उपलब्धि है, इसको आप लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि इतना ही नहीं, ऐसे समय में जब अफरा तफरी का माहौल था, मुगल स्थापित नहीं हो पाए थे ठीक से, और कहीं अफगान तो कहीं और भी ताकतें सर उठा रही थीं, ऐसे अफरा तफरी के माहौल में महज 5 वर्षों में ही उसने कानून और व्यवस्था का एक ऐसा राज स्थापित किया कि इसके कारण इतिहास में वो एक महत्वपूर्ण स्थान का हकदार तो है ही। कौन? शेरशाह सूरी। तीसरी उसकी उपलब्धि है कि इतने कम समय में उसने जो साम्राज्य, सूर साम्राज्य जो खड़ा किया, वो लगभग मोहम्मद बिन तुगलक के बाद भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद फिर अकबर के ही समय में उसमें इजाफा हो पाया। तो उस अफरा तफरी के दौर में इतना बड़ा एक साम्राज्य खड़ा कर देना, बिना किसी बिना किसी शानदार पृष्ठभूमि के हुए दिल्ली के तख्त पर बैठना और अराजक स्थिति को कमांड में लेके, कंट्रोल करके, पूरे अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब उत्तर से लेके पश्चिम और उत्तर से लेके दक्षिण तक अपने समूचे साम्राज्य में कानून का शासन स्थापित करना इतने कम समय में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर आप एक छोटा सा मैप बना देंगे, उसमें आप दिखा देंगे कि कितना उसका एरिया है, ठीक है। इसके बाद अब आप योगदान पर आएंगे कि शेरशाह सूरी ने महज 5 वर्षों के शासन काल में अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी रेखाएं खींची कि जिसके कारण वो इतिहास में अमर हो गया। कई बार तो ये भी लगता है कि अगर 5 साल से ज्यादा, जैसे वो 5 साल सत्ता में इसलिए रहा कि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। कालिंजर एक किला है, उसका अभियान जब चल रहा था और तोप और गोलाबारी चल रहा था, तो जहां से तोप के गोले छोड़े जा रहे थे, वहीं पर ये इसके अंदर का जो सैनिक है वो उभर के सामने आता है और वो सीधे वहीं पहुंच जाता है और ये भी गोला दागने लगता है। इसी में से एक गोला किले से टकरा के वापस आता है और शेरशाह सूरी के पास फट जाता है। बहुत लोग जख्मी होते हैं, घायल होते हैं, लेकिन शेरशाह सूरी बुरी तरह से जल जाते हैं। और वो रेगिस्तान और राजस्थान का इलाका था, तो वहां गर्मी इतनी होती है कि बहुत तरह का लेप लगाने के बावजूद भी शेरशाह सूरी की जान तो नहीं बच पाती, लेकिन कालिंजर का किला जीत लिया जाता है। तो आकस्मिक मृत्यु हो गई, लेकिन इन 5 वर्षों में कहा जाता है कि अगर उसे 5-10 साल और मिल गए होते तो शायद अकबर, वो हम मुगलों का इतिहास में देख रहे होते। क्यों? क्योंकि वो 5 साल में अगर इतना कड़ा और इतना बेहतरीन शासन ला सकता है, तो और उसको समय मिल गया होता तो उसने जो उसकी कमियां थी जिस पर हम लोग बात करेंगे, उस दिशा में भी उसने काम किया होता। तो हम लोग कमियों पर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, योगदान। अब योगदान पर हम बात करेंगे कि पहला योगदान है कि समूचे साम्राज्य में कानून का शासन स्थापित किया, चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया और मुद्रा का मानकीकरण किया। अब जब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप इसको बढ़ा लेंगे। जब आप सड़कों की बात करेंगे तो आप बता देंगे कि सोनार गांव से लेकर लाहौर तक
बंगाल के सोनारगांव से लेकर लाहौर तक उसने सड़क बनाई, फिर एक चित्तौड़ को जाने वाली सड़क बनाई, फिर एक मालवा को जाने वाली। उन सड़कों का नाम आप बता देंगे या मैप में उसको दर्शा देंगे तो इससे अंक आने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। मुद्रा का मानकीकरण किया उसने, चांदी का जो रुपया चलाया वो अकबर के समय में और उसके बाद भी चलता रहा। इतना वो मानकीकृत था, मतलब इतना स्टैंडर्डाइज्ड था, इतना वो सटीक था। ठीक है। दूसरी और उसका योगदान क्या है कि व्यापारियों पर तरह तरह के कर लिए जाते थे, उसने सारे करों को समाप्त कर दिया और उनसे सिर्फ दो तरह का कर लिया। एक, साम्राज्य की सीमा में घुसते समय, दूसरा जब वो सामान बिक्री के लिए होगा। इसके अलावा कोई माई का लाल ऐसा नहीं था जो वो डंडा गिरा के कि हम यहाँ के जमींदार हैं, तुमको ये भी कर देना पड़ेगा। किसी की हैसियत नहीं थी कि शेरशाह सूरी के साम्राज्य में शेरशाह सूरी द्वारा जो अनुमति दी गई थी उन करों के अलावा एक ढेले बराबर पैसा भी किसी व्यापारी से वसूल सके। ठीक है। उसके बाद उसका एक बहुत बड़ा योगदान है, बड़े पैमाने पे सरायों का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि 1700 सराय उसने बनवाए और उसकी सरायों को इतिहासकारों ने साम्राज्य की धमनी कहा है। क्यों? इसको देख लीजिए, और उस सराय में उसकी व्यवस्था देख लीजिए कितनी सुंदर थी। पहली बात कि मतलब कि एक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक के बाद दूसरी सराय होती थी। सरायों का उसने डाक चौकियों के रूप में भी इस्तेमाल किया। हर सराय पर दो घोड़े खड़े रहते थे और यहाँ दो घोड़े जब यहाँ से किसी सराय से रवाना हुए चिट्ठी पहुंचाने के लिए तो वो अगले सराय को दे देते, फिर वहां से तैयार रहते थे दूसरे घोड़े के साथ दौड़ने वाले लोग, और इस तरह से सूचना वो शेरशाह सूरी तक बहुत तेजी से पहुंचती थी। एक बात। दूसरी बात कि सरायों में उसने हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग व्यवस्था की थी। ऐसे स्वीट्स, ऐसे कमरे बने हुए थे जो जिस पद का अधिकारी या जिस हैसियत का व्यक्ति होता था उसके अनुसार उसको कमरे मिल जाते थे। ठीक है। दूसरी बात कि हिंदू अगर कोई है तो उसके लिए ब्राह्मण या उस तरह के कुक रखे गए थे, रसोइये रखे गए थे। मुसलमान लोगों के लिए मुस्लिम लोग थे। ठीक है। तीसरी बात कि आप अपना सामान इत्मीनान के साथ रख सकते थे, सेफ बना हुआ था, वहां रख के आप सो सकते थे एकदम घोड़े बेच के। ऐसी व्यवस्था थी। हर एक सराय पर एक शहना नियुक्त था, एक अधिकारी जो सरायों की देखभाल करता था। ठीक है। जो भी मवेशी या जानवर या टट्टू जिनके पास होता था उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है। चौथी या पांचवी बात सरायों की खासियत यह है कि सराय धीरे धीरे कस्बाई बाजार के रूप में विकसित होने लगे और गांव के किसान अपना अनाज या अपना दस्तकारी का कोई सामान ला करके सराय के पास जो बाजार विकसित हुआ वहां लाके बेच सकते थे। तो इस तरह से उसके सराय जो है वो एक दिन कुछ समय के बाद स्थानीय मंडियों में तब्दील हो गए और इसने भी किसानों को और लोगों को बहुत मदद पहुंचाई। ठीक है। अब देखिए, भू राजस्व के क्षेत्र में भू राजस्व के क्षेत्र में उसका एक बहुत मौलिक योगदान है। हालांकि उसमें थोड़ी कमी रह गई है, हम आलोचना में ध्यान रखिएगा, आलोचना भी करनी है तो उस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, भू राजस्व के क्षेत्र में उसने जो बहुत बड़ा सुधार किया वो क्या, अभी तक क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप करवाई और आकलन किया कि इसमें इतना उत्पादन हो रहा था इस खेत में, तो ठीक है इतना उत्पादन होगा और इस हिसाब से आधा जो है वो कर हो गया। लेकिन शेरशाह सूरी ने प्रत्येक किसान के अंतर्गत जितनी भूमि थी उसकी पैमाइश करवाई, उसकी नाप करवाई और पक्की नाप करवाई, और दूसरा कि प्रत्येक किसान के पास जो उपलब्ध प्लॉट था, उपलब्ध जो खेत था, उसको 3 भागों में बांटा, उत्तम, मध्यम और निम्न, और उन तीनों से होने वाले उत्पादन का आकलन करवाया और तीनों का औसत निकाल के उस पर
राजस्व लगाया, उस पर कर लगाया। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था में क्या था कि किसान के पास जितनी जमीन है उससे एक आकलन कर लिया। मान लीजिए जो खराब जमीन है उसको उस पर कुछ हुआ ही नहीं या बहुत कम हुआ, तो एक तरह से तो राजस्व ज्यादा देना पड़ा किसान को। लेकिन जब औसत निकाल लिया गया तो एक एवरेज निकल गया कि हाँ, इतना इस किसान का उत्पादन हो रहा था। ठीक। दूसरी बात कि जो उत्पादन हो रहा है उसको कैश में बदलने के लिए, मतलब नकद में बदलने के लिए उसने एक दर सूची जारी की। हर एक फसल की एक दर उसने तय कर दी कि गेहूं का इतना दाम है, चावल का इतना दाम है, दालें की इतना दाम है, सारी चीजें। और उस दर सूची को रई कहते हैं, रई या रे, ठीक है, रई या रे कहते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। तीसरी बात, भू राजस्व के क्षेत्र में जो मौलिक योगदान उसका है वो है पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था। ऐसा भारत का पहला शासक शेरशाह सूरी है जिसने ये व्यवस्था की। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये बात भी हमें करनी चाहिए कि इसकी क्या खासियत है। इसकी खासियत है कि किसी ए नामक किसान के पास जितनी भूमि है उसका आंकड़ा, उत्तम कितनी है, मध्यम कितनी है उसका आंकड़ा, निम्न कितनी है उसका आंकड़ा, तीनों का औसत कितना है उसका आंकड़ा, और राज्य को दिए जाने वाला राजस्व कितना है उसका आंकड़ा पट्टे में दर्ज होता था। ठीक है। और ये पट्टा किसान को दे दिया जाता था और उसके बदले में किसान से कबूलियत, कबूलनामा लिया जाता था, जिसको कबूलियत कहते हैं कि हाँ भाई, मुझे बता दिया गया है कि इतना मेरे पास ये है और इतना मुझे राज्य को देना है। अब ये राज्य के पास रहता था। अब देखिए, इसकी खूबसूरती ये है कि किसान को ये पता है कि मुझे कितना देना है और राज्य को ये पता है कि मुझे कितना लेना है। अब कौन माई का लाल इसमें भ्रष्टाचार कर सकता है? और वो भी शेरशाह सूरी के राज में कि मान लीजिए अगर भू राजस्व 100 रुपया है तो 101 रुपया अगर ले लिया और किसान अगर कहीं शेरशाह सूरी के दरबार में पहुंच गया तो फिर कोड़ों से मरम्मत होगी। खैर नहीं है उस आमिल की, उस राजस्व अधिकारी की। यानी पारदर्शिता, आप इसको लिखेंगे कि कबूलियत और पट्टे की व्यवस्था करके उसने भू राजस्व व्यवस्था में एक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया। किसानों को अपने जो भी उसकी देय रकम है उसकी उसको जानकारी है और राज्य को भी पूरी जानकारी है कि इस इलाके से इतना आ रहा है। तो ये ऐसा करने वाला इतिहास में पहला शासक शेरशाह सूरी है। अब आइए उसकी न्याय व्यवस्था और उसकी जो पुलिस व्यवस्था है, मतलब कानून व्यवस्था है। तो आप ये समझ लीजिए कि शेरशाह सूरी न्याय को धर्म के बराबर मानता था। मतलब जिस तरह से धर्म एक व्यक्ति के लिए, धार्मिक व्यक्ति के लिए धर्म होता है, न्याय उसी तरह से शेरशाह सूरी के लिए न्याय एक धर्म का काम था। शेरशाह सूरी ने ये कहा है कि न्याय धर्म के जैसा है और इसको अन्य धर्मों में भी इतना ही सम्मान मिलता है। मतलब न्याय करना राज्य का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ठीक है। तो ये ये तो उसकी बात हो गई, भावना हो गया। उस ये हम जब देखते हैं उसके साम्राज्य में, आप एक उल्लेख करेंगे अब्बास खान शेरवानी। ठीक है ना, अब्बास खान शेरवानी ये उस समय के राइटर हैं। अब्बास अब्बास खां सरवानी, इन्होंने शेरशाह सूरी के बारे में लिखा है और अकबर के कहने पर लिखा है। ठीक है, अकबर ने लिखवाया था। अब्बास खान शेरवानी ने लिखा है कि शेरशाह सूरी के साम्राज्य में अगर पूरी तरह से सफेद बालों वाली कोई बुढ़िया अपने सर पर हीरे जवाहरात और कीमती चीजों का टोकरा लेके अगर भरी दोपहरी में या अंधेरी रात में अगर जा रही हो तो पुलिस अथवा चोर डकैत की औकात नहीं है कि उसके पास फटक सके। ये है शेरशाह का न्याय। और ऐसा क्यों था इसको भी समझ लीजिए। शेरशाह सूरी जो है उसने ये नियम बना रखा था कि जिसके भी एरिया में चोरी होगी तो या तो वहां के दरोगा
या वहां के जमींदार को चोर पकड़ के राज्य के हवाले करना होगा, अन्यथा जो चोरी हुई है या जो भी अपराध हुआ है उसका जो दंड है वो उस दरोगा या जमींदार को मिलेगा। देख रहे हैं? इस कारण जमींदार और दरोगा थर थर कांपते रहते थे। अगर कोई डकैत आ गया तो कह रहे भैया हमारे 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 घर से जाओ भैया, नहीं तो हमारी गर्दन कट जाए, है ना। इसलिए और जहां जहां जिन जिन लोगों ने जंगल की आड़ में सर उठाने की कोशिश की, उस जंगल को कटवा के आग लगा के साफ कर दिया शेरशाह सूरी ने, और एक इकबाल कायम किया कि मेरे साम्राज्य में चोरी डकैती नहीं। ठीक है, तो इसकी कई बार आलोचना की जाती है कि उसने जो जिम्मेदार नहीं है अपराध के लिए उसको उसने उत्तरदायी बनाया, लेकिन ये प्रयोग उसका उस समय ये इसको एक तरह से निरंकुश प्रणाली कही जाती है कि चोर को पकड़ना चाहिए, लेकिन शेरशाह सूरी ने ये काम किया और अपने समय में वो इस मामले में सफल रहा। अब आइए स्थापत्य और साहित्य के क्षेत्र में, तो आप ये बताएंगे कि स्थापत्य के क्षेत्र में शेरशाह सूरी एक नई शैली का प्रवर्तक माना जाता है। उसको चूंकि बहुत कम समय मिला, 5 साल ही वो जीवित रहा, मैंने गद्दी पे बैठने के बाद केवल 5 साल ही वो सत्ता में रहा, तो उसने बहुत से निर्माण तो नहीं किए। एक ही उसका उल्लेखनीय निर्माण है सासाराम, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा, और दिल्ली में पुराना किला, उसने मस्जिद भी बनाई। इन दोनों के स्थापत्य को देख करके ये अंदाजा लगता है कि एक नई प्रकार की शैली यहां से प्रारंभ होती है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कृत्रिम झील के बीचों बीच बना है और इतना बलिष्ठ है, इतना मजबूत है, और उसका जब अक्स पानी पे आता है तो वो एक बड़ी शानदार और मनोरम दृश्य उपस्थित करता है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में उसने आलिमों फाजिलों, मतलब कि इस्लाम से संबंधित जो धार्मिक विद्वान थे उनको तो संरक्षण दिया ही, साथ ही साथ हिंदी के कवि मलिक मोहम्मद जायसी, इन कवियों को भी पर्याप्त संरक्षण दिया। ठीक है, तो इस तरह से स्थापत्य और साहित्य में उसका योगदान है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोग विस्तार देंगे, हम आपको सीधे, क्योंकि समय कम है इसलिए मुख्य बात बता रहे हैं। अब देखिए इसकी, अब हम आलोचना के पक्ष में आएंगे। सीमाएं क्या रही, मतलब व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ शेरशाह सूरी एज एन एम्पेरर। एक बादशाह, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले एक बादशाह के रूप में उसकी क्या क्या कमियां रही। पहली बात कि वो नवीन संस्थाओं का निर्माण नहीं कर सका। नवीन संस्थाओं, ठीक है, नवीन संस्थाओं का निर्माण नहीं कर पाया। न्यू इंस्टीट्यूशंस, उसने प्रशासन बहुत अच्छा किया, न्याय व्यवस्था भी उसने कायम की, कानून व्यवस्था, कानून का राज स्थापित किया, लेकिन ऐसी प्रशासनिक ऐसा प्रशासनिक ढांचा वो कोई नहीं दे सका जिससे कि सूर साम्राज्य लंबे समय तक चल सके, जैसा कि अकबर या शिवाजी जिन्होंने नया साम्राज्य बनाया उन्होंने किया। तो इसलिए लंबे समय तक उनका साम्राज्य स्थापित रहा। जैसे अकबर ने मनसबदारी और जागीरदारी जैसी इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया, या वो जहां से भी लिया उसको भारत की परिस्थिति के अनुसार, मंगोल से लिया, मध्य एशिया से लिया, लेकिन भारत की परिस्थिति के अनुसार उसको एक नया रूप दिया। पर ऐसा कुछ ऐसी किन्हीं नवीन संस्थाओं का निर्माण शेरशाह सूरी नहीं कर सका, जिसके कारण सूर साम्राज्य अल्पकालिक रहा। और जब इसके उत्तराधिकारी आए तो फिर ये हुमायूं को अवसर मिला, हुमायूं ने आक्रमण किया और फिर से मुगल सत्ता स्थापित हो गई। तो ये एक बड़ी कमी रही। मतलब वो साम्राज्य का निर्माण तो उसने किया, लेकिन उसको स्थायित्व देने की स्थिति में वो नहीं था। ये उसकी एक बड़ी कमी रह गई। इसीलिए
कभी कभी उसकी तुलना जब शिवाजी या अकबर से की जाती है तो वो तुलना गैर वाजिब है, क्योंकि इन दोनों लोगों ने मतलब अपने साम्राज्य में ऐसे प्रयोग किए जिससे उनका साम्राज्य लंबे समय तक दीर्घजीवी रह सका, लेकिन सूर साम्राज्य में ऐसा ये नहीं कर सका। ये अकेले ही सुबह से लेकर देर रात तक पूरे प्रशासन पर नजर रखता था, अकेले ही सारी चीजों एक एक बारीकी को देखता था, भू राजस्व से लेकर कानून व्यवस्था तक। और आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति पर निर्भरता साम्राज्य के लिए दीर्घजीवी नहीं हो सकती, क्योंकि शेरशाह सूरी की तरह अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं आया तो मामला फिर टाइम फेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कमी रही। दूसरी बात कि भू राजस्व में एक गंभीर कमी रह गई। भू राजस्व में ऐसी कमी रह गई जो फिर अकबर के ही समय में दूर हो सकी। मैंने इस कमी के दूर होने के लिए इतिहास को भी अकबर का इंतजार था। क्या कि उसने, ठीक है, उत्तम मध्यम और निम्न कोटि में बांटा, उसका एक औसत निकाला और उस पर कर निर्धारित किया। लेकिन शेरशाह सूरी से एक गलती ये हो गई, एक मिस्टेक, जिसको वो बाद में उसने समझा। वो कमी ये रह गई कि दिल्ली में बैठ के वो कीमत का निर्धारण करता था, रई जो मैंने कहा आपको, फसल की दर तय करता था। और दिल्ली में जो दर है वो सुदूर इलाके में वो दर या तो कम है, हाँ, या बहुत कम है। तो इसके कारण जो राजस्व दिल्ली से तय हो रहा है, जो राजस्व दिल्ली से तय हो रहा है, एक्चुअली में वो इतना उसमें इतना अंतर आ जा रहा है कि किसानों को, कृषकों को अपेक्षाकृत ज्यादा भू राजस्व अदा करना पड़ रही है। इस कमी को, इस गंभीर कमी को अकबर ही दूर कर सका। ठीक है, और अब देखिए, बाय एंड लार्ज, कमोबेश शेरशाह एक उदार शासक था, लेकिन कुछ एक घटनाएं ऐसी हैं जो उसके मस्तक पर एक ऐसा कलंक है जिसे किसी भी तर्क से धोया नहीं जा सकता। जैसे चंदेरी के राजपूत सरदार पूरणमल को सुरक्षा का शपथ पूर्वक वचन देने के बावजूद भी जब वो किले से निकलते हैं तो उनकी जब बेरहमी से उन पर आक्रमण किया जाता है, तो ये एक तरह से इसको ये शेरशाह सूरी के माथे पर एक कलंक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो, अगर आपने सुरक्षा का वचन दिया है तो उसको जाने देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसको राजनीतिक कार्रवाई मानते हैं कि भाई वो कभी भी चुनौती प्रस्तुत कर सकते थे, तो इसलिए शेरशाह ने ऐसा किया। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण बात आपको लिखनी है कि शेरशाह सूरी का उत्थान अकेले अपने बूते पर नहीं हुआ। जैसे हमने जैसे शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि शेरशाह सूरी जो है वो ऐसे हेलीकॉप्टर से उड़ता हुआ आया और स्पाइडरमैन की तरह उसने कूदा और इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने दम पर उसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं किया। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में उसका अपना दोरंगा व्यक्तित्व जो है, जिसके कारण कभी कभी कहा जाता है कि शेरशाह सूरी में लोमड़ी और शेर दोनों के गुण थे। तो उसका दोरंगा व्यक्तित्व, उसकी धूर्तता, उत्तर भारत और पूर्वी भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति इतनी डामाडोल थी, मतलब इसको आप विस्तृत करेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि उस समय अफगान मूल के लोग जो है वो बड़ी तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे थे और एक नेता की तलाश थी। तो इस प्रक्रिया ने शेरशाह सूरी को बल प्रदान किया। ठीक है, और चौथी बात कि अफगान मूल की जो स्त्रियां हैं उनको जो अधिकार प्राप्त थे, उनको जो उत्तराधिकार में धन मिलता था, इसका भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसने कई अफगान स्त्रियों से जो धनी थी उनसे शादी किया, उनसे किले मिले, उससे धन मिला इसको, और अपनी धूर्तता और अपने दोरंगे व्यक्तित्व के सहारे इसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया।
तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में शेरशाह सूरी अकेले अपने बूते ऐसा कर पाया। बहुत सारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, बहुत सारी अफगान स्त्रियों की भूमिका और कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिसका कि लाभ शेरशाह सूरी को मिला। ठीक, फिर हम अंत में एक बैलेंस निष्कर्ष देंगे कि एक रूढ़िवादी मुसलमान था शेरशाह सूरी और 5 वक्त का नमाज भी अदा करता था, लेकिन कुल मिला के उसको एक कट्टर शासक नहीं माना जा सकता। निरंकुश था, बहुत कठोर फैसले लिया करता था, लेकिन उसके अंदर परमार्थ वृत्ति भी थी। हम देखते हैं कि उसने ऑर्डर्स जारी किए थे, उसने ये आज्ञा दी थी कि उसके साम्राज्य में जितने भी विकलांग और गरीब लोग हैं उनका एक रजिस्टर तैयार किया जाए, उनके जीवन यापन की व्यवस्था की जाए। वो दिल्ली में और भी कई जगहों पे लंगर चलाता था जिसमें हजारों लोग मुफ्त में भोजन करते थे, और उसका देखा देखी, शेरशाह का देखा देखी कुछ उसके सरदार भी लंगर चलाया करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे उसके परोपकारी कार्य भी हैं। उसने न केवल विदेशी लोगों को, न केवल मुसलमानों को, बल्कि हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगों को दान, मठ और इस तरह की उनको कोई इलाका जीने के लिए, जहां से वो राजस्व ले सकें, इस तरह का उसने अच्छे पैमाने पर दान भी किया। ठीक है, और आखिरी बात कि शेरशाह सूरी का साम्राज्य एक खुला हुआ साम्राज्य था, जिसमें सभी लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध था। इस बात की पुष्टि ऐसे हो जाती है कि हेमू, जो कि एक हिंदू था, वो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह के समय जिस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे पता चलता है कि हिंदुओं की भूमिका अफगान साम्राज्य में, सूर साम्राज्य में अच्छी स्थिति में वो थे, तभी तो ग्रो कर सके। तो कुल मिला के शेरशाह सूरी का जो है वो साम्राज्य खुला हुआ साम्राज्य, एक ओपन फॉर ऑल, सबके लिए खुला हुआ एक साम्राज्य था। ठीक है, आवाज बिल्कुल आ रही थी? सारा आप लोगों ने इसको देख लिया? इसको एक आंसर लिख डालिए जिनको भी इस पर लिखना है। अगर शेरशाह सूरी से सवाल आता है, आवाज आ रही है ना ब्रजेश? ब्रजेश, ब्रजेश, अंकित, पूजा, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ सर। अच्छा, तो अच्छा, तो इस पर एक बार इसको दोबारा से सुन के और इस सवाल को लिख के कहीं रख दीजिए, क्योंकि एक ही सवाल आ सकता है कि शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और उसके योगदान की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, या ये सवाल आ सकता है कि क्या शेरशाह सूरी अकबर का पूर्वगामी था? तो आपको बताना है कि हाँ, कुछ मामलों में था, मतलब कि बहुत सारे उसने ऐसे कार्य किए जिसको अकबर ने जारी रखा, लेकिन बहुत सारे मामलों में अकबर जो है वो शेरशाह सूरी के शासन काल में जो कमियां रह गई उसको मौलिक रूप से आधारभूत परिवर्तन अकबर ही कर सका। तो कुल मिला के इस पूरी चर्चा में जितनी बातें आई, इससे संबंधित जितने भी सवाल होंगे वो आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक सवाल पीटी का हम डिस्कस कर लेते, पीटी कह रहे, पॉलिटी का हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम केवल आपको प्रश्न को समझा देते हैं और उसका एक ढांचा आपको दे देते हैं, इसको आपको लिखना है। ये सवाल भी आया हुआ सवाल है, और सवाल है कि भारत के संविधान में, आवाज बोल दो, भारत के संविधान में एकात्मक तत्वों पर अत्यधिक बल दिया जाता है, जबकि संघात्मक तत्व गौण हो जाते हैं। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है, इसकी आप स्टार्टिंग करेंगे कि भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि संघात्मक और एकात्मक आप समझ रहे हैं।
अगर नहीं समझ रहे हैं तो मुझसे मैसेज करिएगा, मैं एक बार अलग से कल ही आपको इन शॉर्ट इसको बढ़िया से समझा दूंगा। तो भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे भी प्रावधान हैं, ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो भारत को एकात्मक व्यवस्था की ओर परिवर्तित हो जाने की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। ये ठीक है कि भारत के संविधान में एक मजबूत संघ की बात की गई है, और भारत के संविधान का हम एक आकलन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि एकात्मक तत्वों की ओर झुकाव ज्यादा है। लेकिन फिर भी इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि भारत के संविधान में केवल एकात्मक तत्वों पर अत्यधिक जोर दिया जाता है और संघात्मक तत्व पूरी तरह से गौण ही हो जाते हैं। नहीं, ये बात आप पहले लिखेंगे कि आप पहले ही असहमति जता देंगे शुरू में ही। स्टार्टिंग ऐसा होना चाहिए कि आपका उत्तर शुरू में आ जाए। बहुत सारे मामलों में उत्तर शुरू में ही आ जाता है, बहुत सारे मामले में नहीं भी होता है। फिर आप लिखेंगे कि आजादी के समय देश की परिस्थिति, विघटनकारी तत्वों की प्रधानता और भारत की जो विविधता है, जातीय और धार्मिक और नृजातीय, ये ब्रैकेट में आप लिख देंगे, इन सबको देखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता तो स्पष्ट ही थी, इसलिए मजबूत केंद्र की व्यवस्था की गई है। लेकिन संघात्मक तत्वों को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है, और हम देखते हैं कि एकात्मक और संघात्मक तत्वों का एक सम्मिश्रण और एक सुंदर संतुलन हमको दिखाई पड़ता है। और इसके तुरंत बाद फिर आप लिख देंगे कि हम एक संविधान के उन प्रावधानों का जहां संघात्मक तत्वों के बारे में जोर है और उन प्रावधानों का जहां एकात्मक तत्वों की बात है, इनका एक आकलन करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि किस तरह से विभिन्न परिस्थितियों में भारत का संविधान एक संतुलन स्थापित करता है। इसके बाद आप एक पॉइंट एक वो सब टॉपिक बनाएंगे कि भारत के संविधान में संघात्मक पहलुओं की व्यवस्था या प्रावधान। फिर आप बताएंगे कि किस तरह से दो तरह के शासन की बात है, शक्तियों का विभाजन है जो कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरी बात आप लिखेंगे कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो इस विभाजन को देखती है, कि ऐसा नहीं है कि संघ जो है वो राज्य सूची के में उल्लेखित किसी विषय पे कानून बना दे, ठीक है। इस तरह से आप संघात्मक पहलुओं की जितनी बातें हैं उसको लिखेंगे। फिर आप एक सब टॉपिक बनाएंगे एक कि भारत के संविधान में एकात्मक तत्वों का प्रावधान। तो आप बताएंगे कि आपातकाल जो 3 तरह का है, ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी परिस्थिति है कि बिना संविधान में कोई परिवर्तन किए भारत की राज्य व्यवस्था पूरी तरह से एकात्मक अपने आप हो जाती है। उद्घोषणा उधर आपातकाल की घोषणा हुई और भारत की राज्य व्यवस्था एकात्मक हो गई। कुछ करने की जरूरत नहीं, घोषणा हुआ, हो गया, ठीक है। तो ये एकात्मक हो जाने का प्रावधान करता है। दूसरी बात कि आप दे देंगे कि एकल नागरिकता है, एक ही एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सारे न्यायालय आते हैं। फिर अखिल भारतीय सेवाएं हैं जैसे IAS IPS, इनका चयन केंद्र सरकार करती है, नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये सेवा राज्य में देते हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है और वो एक तरह से केंद्र सरकार के अभिकर्ता एजेंट के रूप में काम करता है राज्यपाल। ये सारी चीजें और भी हैं, ठीक है। जैसे अवशिष्ट सूचियां केंद्र में निहित हैं, तो एक तरह से केंद्र ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
फिर आप बताएंगे कि क्या कहते हैं उसको, और भी एकात्मक तत्वों के बारे में जितनी भी चीजें हैं, और भी जैसे निर्देश देने की शक्ति है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति है केंद्र के पास। अगर राज्यसभा विशेष बहुमत से कोई कानून बना के राज्य सूची पे के किसी विषय पे कानून बनाने के लिए केंद्र को अधिकृत कर दे, तो केंद्र राज्य सूची के पे भी कानून बना सकता है। अगेन एक एकात्मक व्यवस्था का लक्षण। फिर आप इन दोनों का आकलन करके आप बताएंगे कि ठीक है, इस बात से हम सहमत हैं कि भारत के संविधान में एक मजबूत केंद्र, एक मजबूत संघ की बात की गई है। भारत के संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें झुकाव भी एकात्मक पक्षों की तरफ ही देखने को मिलता है, लेकिन ये भारत की विशेष परिस्थितियों के कारण है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा हमारे संविधान निर्माता अपने मन से सोचा कि हाँ भाई लाओ केंद्र को मजबूत बना दो, नहीं, परिस्थितियां ऐसी थी। देश जिस समय आजाद हुआ उस समय पाकिस्तान बना, तो धर्म को लेकर के एक समस्या थी। बहुत सारे रियासतों को भारत में मिलाना पड़ा, और 3 रियासत तो अंत तक नहीं मिले। सैनिक कार्रवाई और पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, धमकी देनी पड़ी। वो एक अलग देश ही बनाना चाहते थे। भारत में मणिपुर, असम, इस तरह के, और तमिलनाडु भाषा के आधार पे मतलब अपनी निर्जातीय तत्वों के आधार पे वहां पर अलग संघर्ष चल रहा था। तो देश की एकता, अखंडता बरकरार रहे, इसके लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता थी, इसलिए ये प्रावधान किया गया। लेकिन अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि राज्यसभा की भूमिका है जो भारत के संघात्मक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। अगर कोई भी कानून जल्दी से बन गया और उसमें राज्य के साथ अन्याय हुआ है तो उसमें रोड़ा अटका सकती है। ठीक है, ठीक है। संयुक्त बैठक के प्रावधान में के कारण राज्यसभा की स्थिति कमजोर देखने को मिलती है संख्या बल के कारण, लेकिन महत्वपूर्ण मामले में जैसे संविधान संशोधन, अगर संविधान का संशोधन करके संघात्मक तत्वों में से किसी बात को हटाने की कोशिश की जाए तो राज्यसभा उस पर अंकुश लगा सकती है, क्योंकि संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान है ही नहीं। ये संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा अलग अलग तरीके से पारित होना चाहिए। तो ये दिखाता है कि संघात्मक तत्वों को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। ठीक, फिर इसके बाद आप देंगे कि न्यायपालिका है जो समय समय पे इसकी सुरक्षा करती है। फिर वित्त आयोग है, और भी तमाम, जीएसटी परिषद का उदाहरण दीजिएगा कि हाल में जो जीएसटी परिषद बना है उसमें अगर कोई फैसला लिया जाए तो केंद्र के जो प्रतिनिधि हैं उनको केवल 1/3 मत देने का है, और राज्यों के प्रतिनिधियों को 2/3 वेटेज दिया गया है। इससे पता चलता है कि सहकारी संघवाद की दिशा में भारत अग्रसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप निष्कर्ष देंगे। ठीक है, इसको भी लिख डालिए। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में एकात्मक तत्वों पर अत्यधिक जोर दिया जाता है जबकि संघात्मक तत्व गौण रह जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इसको भी लिख डालिए। ठीक है, इसके बाद मैं पानी वानी पी के अगले प्रश्न पे आता हूँ।